जादुई जेल रेस्टोरेंट। एक गांव में भोला नाम का एक रसोइया रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बनाया करता था। आसपास के सभी गांवों और शहर से लोग उसे अपने शादी ब्याह में खाना बनाने के लिए बुलाया करते थे। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। एक दिन जब भोला खाना बनाकर रात को अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और उसे लूटने लगे। लेकिन भोला ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो उन लुटेरों ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। भोला की सेहत काफी अच्छी थी। उन लुटेरों की भोला के आगे एक न चली और भोला ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक लुटेरे ने चाकू निकाल लिया और वो जैसे ही भोला को चाकू मारने लगा, दूसरा लुटेरा उसके बीच आ गया और वो चाकू उस लुटेरे को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये देखकर सभी लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। भोला ने उसे बचाने के लिए जैसे ही चाकू बाहर निकालना चाहा, तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने भोला को खून के इल्जाम में पकड़ लिया। अगले दिन भोला को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो भोला ने अपनी बेगुनाही में कहा, जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं तो अपना बचाव कर रहा था और ये चाकू तो इसके लुटेरे साथियों ने ही से मारा था। लेकिन सभी सबूत भोला के खिलाफ जा रहे थे और जज ने उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे खुली जेल में रखने की सजा दे दी। भोला जब खुली जेल में गया, तो उसने देखा कि वहाँ पर तो सभी कैदी अपना अपना काम कर रहे थे और वहाँ सभी कैदी सुबह जेल से बाहर काम करने जाते और शाम को वापस आ जाया करते थे। ये देखकर भोला ने जेलर से कहा, जेलर साहब, मैं बहुत अच्छी मिठाइयाँ और खाना बना लेता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जेल के बाहर अपनी छोटी सी दुकान खोल लूँ। हाँ हाँ भोला, जरूर। जेल प्रशासन की मदद से भोला जेल के बाहर एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बेचने लगता है। जेल हाईवे पे होने के कारण उसका रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लगता है और उसकी और जेल की काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखकर जेलर उसकी मदद के लिए और कैदियों को भी उसके साथ काम पर लगा देते हैं और धीरे धीरे भोला का छोटा सा जेल रेस्टोरेंट एक बहुत बड़े होटल में तब्दील हो जाता है और जो भी वहां से निकलता है वो कुछ भी खाए बिना नहीं रुक सकता। सभी लोग भोला के जेल रेस्टोरेंट की काफ़ी तारीफ करते हैं। भाई वाह, यहाँ से निकलते हुए इस जादुई जेल रेस्टोरेंट का खाना खाए बिना जाने का मन नहीं करता। और वो रेस्टोरेंट भोला और जेल के लिए काफ़ी जादुई रेस्टोरेंट साबित होता है, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और जो कि भले कामों में लगाई जाती है। जादुई घास की मशीन। मंडलपुर नामक गांव में सुधीर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी ज़मीन थी। वो उसी ज़मीन पे अपनी बीवी के साथ काफ़ी मेहनत करके सब्जियों की खेती किया करता था और जो भी पैदावार होती उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सुधीर काफ़ी मेहनती था। वो काफ़ी सब्जियां उपजा लेता था, जिससे उसका गुजारा काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि जिससे वो कुछ बना सके। उसका घर काफ़ी टूटा फूटा था और घर के एक कोने में उसने एक स्टोर रूम बना रखा था, जहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। एक दिन अचानक काम करते करते सुधीर की खुरपी टूट गई। अरे, इस खुरपी को भी अभी टूटना था। घास निकालने का काम तो जल्दी करना पड़ेगा, वरना ये जंगली घास सारी फसल को खराब कर देगी। चलो स्टोर रूम में जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई पुरानी खुरपी पड़ी हो। सुधीर अपने स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर कोई दूसरी खुरपी ढूंढने लगता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई खुरपी नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र स्टोर रूम में कोने पर एक पुराने कपड़े पर पड़ी। जैसे ही सुधीर ने वो पुराना कपड़ा उठाया, तो उसके नीचे उसे एक हरे रंग की घास काटने की मशीन दिखाई दी। अरे, ये मशीन लगता है ये पिताजी ने कभी खरीदी होगी और यहीं ऐसे ही कबाड़ में पड़ी है। चलो इसी का इस्तेमाल करता हूँ घास काटने के लिए। सुधीर उस मशीन को साफ करके बाहर ले आया और उससे घास काटने लगा। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जैसे ही उसने उस मशीन से घास काटी, तो वो सारी घास सोने की हो गई। सुधीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। सुधीर, ये मैं बोल रही हूँ, घास काटने वाली मशीन। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, ये बिल्कुल सच है। सारी घास सोने की हो चुकी है।
मगर याद रखना तुम लालच नहीं करोगे, वरना तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह पछताना पड़ेगा। सुधीर मशीन को बोलता देखकर हैरान हो गया और उसने मशीन से कहा, ये खेत मेरे, ये घास मेरी और तुम मशीन भी मेरी। मैं जितना चाहे घास काटूं, जितने चाहे घास को सोने की बनाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। और ऐसा कहकर सुधीर अपने सारे खेत की घास काटने लगता है और वो जितनी भी घास काटता है सारी सोने की बन जाती है। तभी उसकी बीवी सुनीता रोटी लेकर वहाँ आ जाती है और सोने की घास देखकर हैरान हो जाती है। सुधीर उसे सारी बात बताता है। सोने की घास देखकर उसकी पत्नी के मन में भी लालच आ जाता है और वो सुधीर से सारी घास को सोने का बनाने के लिए कहती है। सुधीर अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और वो अपने खेतों की सारी घास काटकर उसे सोने की बना लेता है। सुधीर और उसकी पत्नी सारी सोने की घास इकट्ठा करके अपने स्टोर रूम में जमा कर देते हैं और घास काटने वाली मशीन को भी वहीं रख देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वो स्टोर रूम में आते हैं, ये देखकर हैरान हो जाते हैं, सारी सोने की घास रेत में बदल चुकी थी। वो दोनों अपना सिर पकड़कर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी मशीन हंसते हुए कहती है, सुधीर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि लालच में मत आना। लालच के चक्कर में तुमने सुनहरी घास भी गवा दी और अपनी सारी फसल भी बर्बाद कर दी। मशीन की बात सुनकर सुधीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मशीन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कभी लालच ना करने की कसम खाता है। लोहे के अंगूर। छग्गू राम अमरपुर में रहता था और अंगूरों की खेती किया करता था। अमरपुर के अंगूर काफ़ी मशहूर थे और जगह जगह के व्यापारी अमरपुर से अंगूर खरीदने आते थे। छग्गू राम अंगूरों की ऑर्गेनिक खेती किया करता था। उसका मानना था कि जो स्वाद ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए गए अंगूरों में आता है वो बाकी अंगूरों में कहाँ, और इसीलिए उसके अंगूर काफ़ी महंगे बिका करते थे। उसके दो बेटे अगरू और गबरू भी उसके साथ मिलकर खेती किया करते थे। लेकिन अब छग्गूराम बूढ़ा हो चला था, उससे अब खेती बाड़ी का काम नहीं संभाला जाता था। तो उसने एक दिन अपने बेटों से कहा, अरे अगरू गबरू, बेटा, मुझसे अब मेहनत नहीं होती है, अब खेती का काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा बेटा। हाँ पिताजी, हम संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, आप फिक्र ना करो। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि बिल्कुल रासायनिक खादों का इस्तेमाल मत करना। अबरू को तो अपने पिता की तरह ऑर्गेनिक खेती अच्छी लगती थी, लेकिन गबरू बहुत ही लालची किस्म का लड़का था। वो चाहता था कि रासायनिक खादें डालकर अधिक से अधिक खेती की उपज की जाए ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। छग्गू राम ने अपने दोनों बेटों को एक बराबर के खेत बांट दिए। आधे हिस्से में तो अबरू अपने पिता की तरह ही ऑर्गेनिक खेती करने लगा, लेकिन गबरू ने अपने हिस्से में रासायनिक खाद डालनी शुरू कर दी और उसने अधिक उपज की लालच में आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खाद डाल दी थी। और जब दोनों की फसल पककर तैयार हुई तो अबरू की फसल काफ़ी कम थी, उधर गबरू की फसल बहुत ही ज़्यादा हुई थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और जब व्यापारी उनके अंगूर खरीदने आए तो अबरू के अंगूर खाकर व्यापारी ने कहा, भाई वाह, मान गए बेटा, तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वही स्वाद, वही रस, जल्दी से भाव बोलो और सारे अंगूर हमें बेच दो। तभी वहां आकर गबरू ने कहा, अरे सेठ जी, भाई मेरे भी तो अंगूर देख लो आप। हाँ हाँ, तुम्हारे भी अंगूर खरीदेंगे भाई। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने गबरू की फसल में से अंगूरों का गुच्छा उठाया और स्वाद चखने के लिए मुंह में डाला तो उन्होंने एकदम थूकते हुए कहा, अरे 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 अरे, मेरे दांत टूट गए। ये अंगूर है या लोहे के अंगूर? एकदम सख्त और कड़वा स्वाद है इनका। अरे क्या डाला है तूने इसमें? और जब गबरू ने खुद भी अंगूर चख के देखे तो उसे भी अंगूर बिल्कुल कड़वे और लोहे जैसे सख्त लगे। ये सभी अधिक रासायनिक खाद डालने का कमाल था। और अब किसी भी व्यापारी ने गबरू की फसल नहीं खरीदी और सभी अबरू की फसल खरीदकर चले गए। ये देखकर गबरू ने अपना माथा पीट लिया। तो उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, अब बेटा, मैंने तो तुम दोनों को समझाया था कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत करना और लालच में भी मत पड़ना। अब देखो,
उगा दिए ना तुमने लोहे के अंगूर, अब कौन खाएगा लोहे के अंगूर। अब गबरू की समझ में आ चुका था कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। अब उसने भी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी और अब दोनों भाई मेहनत करने लगे और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि वो सभी लोहे के अंगूरों का स्वाद जो चख चुके थे। पोटैटो चिप्स एटीएम। भजून नामक गांव में संतोष नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में तरह तरह की फसल उगाया करता था और उन्हें शहर जाकर बेचा करता था, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसके काम में उसकी बीवी रिमझिम भी उसका हाथ बटाया करती थी। एक साल संतोष ने अपने खेतों में आलू की फसल लगाई और जब आलू की फसल तैयार हो गई तो वो लोग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उनकी आलू की फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। शहर की मंडियों में आलू बेचने के बाद भी उनके पास काफ़ी सारा आलू बचा हुआ था। काफ़ी सारा आलू बचा हुआ देखकर संतोष ने अपनी बीवी रिमझिम से कहा, अरे रिमझिम, देखो तो अभी भी कितने आलू बचे हैं हमारे पास, लेकिन हम क्या करें, अगले साल तक तो ये आलू खराब हो जाएंगे और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख सकें। संतोष की बात सुनकर उसकी बीवी रिमझिम ने उससे कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हम इन आलूओं के फ्राइज बनाकर बाजार में बेच देंगे। आजकल शहर में आलू फ्राइज का काफ़ी चलन है। अपनी बीवी की बात सुनकर संतोष ने कहा, अरे वाह, क्या बात है भाई, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। और अगले ही दिन संतोष और रिमझिम मिलकर अपने घर में कुछ फ्राइज बनाते हैं और अपने दोस्तों और गांव वालों को खिलाते हैं। सभी लोग उनके बनाए फ्राइज की तारीफ करते हैं। ये देखकर उनका हौसला और बढ़ जाता है और वो शहर में आलू चिप्स और फ्राइज की एक दुकान खोल देते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगता है। उनका बेटा विक्की भी अपने दोस्तों को अपने पिता द्वारा बनाए फ्राइज खिलाता है। सभी बच्चों को फ्राइज बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी संतोष की दुकान में आकर फ्राइज खाने लगते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन संतोष अपने बेटे विक्की को एक एटीएम में पैसे निकालने के लिए लेकर जाता है। एटीएम मशीन से पैसे निकलता देखकर विक्की अपने पापा से कहता है, पापा, क्यों ना हम अपनी दुकान में एक फ्राइज का एटीएम खोलें? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी सोच तो अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पैसे पैसे होते हैं और फ्राइज फ्राइज होते हैं। और वो दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन रात को अचानक सोते हुए संतोष को अपने बेटे की बात का ध्यान आता है और उसे एक आइडिया आता है। अगले ही दिन वो शहर में अपने दोस्त सोहन की वर्कशॉप में जाकर एक मशीन तैयार करने लगता है। एक हफ्ते की मेहनत के बाद वो एक वेंडिंग मशीन तैयार करता है, जिसमें पैसे डालने पर आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट और टॉफ़ी आदि निकाले जा सकते थे। वेंडिंग मशीन तैयार करके संतोष अपने बेटे विक्की से कहता है, अब बेटा विक्की, ये देखो, ये रहा तुम्हारा आलू चिप्स बेचने का एटीएम। और वो जगह जगह शहर में और स्कूलों कॉलेजों में वो वेंडिंग मशीन लगा देता है। इससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है, क्योंकि उन्हें एक ही बारी में फ्रेंच फ्राइज और आलू चिप्स बनाकर उस मशीन में डालने होते थे और बार बार बेचने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और शहर में जगह जगह उसके आलू चिप्स के एटीएम मशहूर हो जाते हैं। पहिया बेल्ट ट्रैक्टर। चंद्रपुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के सभी किसानों के खेतों में खेती करने और उनकी फसलों को शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। उसके काम के सभी किसान काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो समय पर उनके खेतों में खेती कर देता था और समय पर उनकी फसलें शहर में पहुंचा दिया करता था। हरीश का बेटा मनीष शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक किसान ने हरीश से कहा, अरे हरीश भैया, इस बार ना मेरी फसल पहाड़ के उस पार वाले शहर में ले जाकर बेचनी है, काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ रामू, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस फसल काटने की तैयारी करो। हाँ 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 हरीश, हमें पूरा यकीन है, बस 2 दिन बाद तुम अपना ट्रैक्टर तैयार रखना भाई मेरे लिए।
हाँ हाँ रामू ठीक है, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद मिलते हैं। हरीश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और घर जाते हुए जब वो पहाड़ के रास्ते को देखता है तो सोच में पड़ जाता है। अरे मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन पहाड़ी पर मैं ट्रैक्टर चढ़ाऊंगा कैसे, वो भी फसलों से भरा हुआ ट्रैक्टर। यहाँ तो काफ़ी ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो घर जाकर सोचता हूँ। हरीश जब घर पहुँचता है तो अपने बेटों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मनीष तुम, क्या बात है भाई, अचानक कैसे? पापा वो असल में शहर में ना चुनाव है, तो इसलिए हमें 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब मनीष अपने पिता से मिलने जाता है तो उन्हें चिंता में डूबे हुए देखकर उनसे पूछता है, पापा क्या बात है, आप चिंता में लग रहे हो? हाँ बेटा क्या बताऊँ, अब तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। अब मैंने एक काम लिया है पहाड़ी पार करके शहर ले जाकर फसल बेचने का, लेकिन तुम तो जानते हो पहाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ेगा कैसे, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। बस पापा इतनी सी बात, बस मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए और कल ट्रैक्टर दे दीजिए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन मनीष अपने पापा के ट्रैक्टर को शहर में अपने दोस्त की वर्कशॉप में ले जाता है और वहाँ पर ट्रैक्टर के टायर निकालकर उनमें चेन वाली बेल्ट लगा देता है और ट्रैक्टर को शहर से गांव वापस लेकर आता है और अपने पापा को पहाड़ी वाले रास्ते पर बुला लेता है। हरीश ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि टायरों की जगह ट्रैक्टर पर बेल्ट लगी हुई थी और बेल्ट लगे होने के कारण ट्रैक्टर पहाड़ी पर बड़े आराम से चढ़ रहा था। हरीश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन रामू किसान के पास अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाता है। रामू ट्रैक्टर में बेल्ट लगी हुई देखकर हैरान हो जाता है। अरे हरीश भैया, ये ट्रैक्टर के टायर कहाँ गए और ये बेल्ट? अब भाई रामू, तुम्हारी फसल पहाड़ी पार करके शहर जो ले जानी है तो मेरे बेटे ने ये इंतज़ाम किया है। चलो तुम अपनी फसल लाद दो। और रामू अपनी सारी फसल ट्रैक्टर में लाद देता है और हरीश बड़े आराम से पहाड़ी पार करके रामू की फसल दूसरे शहर में पहुंचा देता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और अब बाकी किसान भी पहाड़ी पार वाले शहर में फसलें पहुंचाने लगते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और साथ ही साथ हरीश की भी, क्योंकि अब उसका ट्रैक्टर बेल्ट पहिए लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते पार कर सकता था। जादुई मिट्टी के चूल्हे का चिकन। अमर सिंह गांव में अपनी मां के साथ रहा करता था। वो शहर में एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम किया करता था। अमर सिंह को वहां पे अच्छी तनख्वाह मिला करती थी, जिससे उसका और उसकी मां का गुजारा अच्छे से चल रहा था। क्योंकि वो शादी के लायक हो चला था तो उसकी मां ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। उसकी बीवी कमला भी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई औरत थी। उसने आते ही अमर सिंह का और उसकी मां का ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि अमर सिंह रोज़ सुबह घर से बाहर इतनी दूर शहर पे काम करने जाता है और शाम को थका हारा वापस आता है। वो चाहती थी कि अमर सिंह गांव के ही नज़दीक कोई काम करे, क्योंकि वो माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। एक दिन उसने अमर सिंह से कहा, देखो जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो ये शहर की नौकरी छोड़ दीजिए। हमारी जो हाईवे पर ज़मीन है वहीं पर कुछ कामकाज शुरू कर सकते हैं। घर के घर में रहेंगे और काम भी बढ़ जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गांव के नज़दीक कोई अपना काम खोलूँ। कब तक ऐसे नौकरी करता रहूँगा। अमर सिंह शहर में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देता है और वहाँ से जो पैसा मिलता है उससे अपनी हाईवे वाले ज़मीन पर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, जिसमें वो खाने पीने का सामान बेचने लगता है। वो वहाँ पर नॉन वेज और वेज खाना बनाकर बेचने लगता है। लेकिन अमर सिंह का काम नहीं चल पाता है, क्योंकि आसपास पहले से ही काफ़ी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट खुले हुए थे। ये देखकर अमर सिंह बहुत चिंतित हो जाता है। एक दिन जब रात को अमर सिंह, उसकी बीवी और उसकी माँ बैठकर खाना खा रहे थे तो उसे चिंता में डूबे देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, इतनी चिंता में क्यों डूबे हो? क्या करूँ माँ, इतना पैसा लगाया है फिर भी काम नहीं चल रहा और अब तो नौकरी भी नहीं है। अरे मेरी बात मान और चिकन बना कर देख,
लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तू तो इतना अच्छा चिकन बनाता है, चूल्हे का चिकन खिलाएगा तो सबको पसंद आएगा। हाँ माँ, बात तो तुमने पते की कही है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अगले ही दिन अमर सिंह अपने ढाबे में कुछ तब्दीलियां करने लगता है। अब उसने अपने ढाबे को बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बना दिया था। वो चूल्हे पर खाना बनाता और लोगों को चारपाई और नीचे बैठकर खाना खिलाया करता था। अब उसके ढाबे से निकली हुई मंद मंद खाने की खुशबू से लोग अपने आप ही खींचे चले आते थे। खासकर उसके हाथ के बनाया मिट्टी के चूल्हे का चिकन तो सभी को अच्छा लगता था। भाई वाह, मजा आ गया मिट्टी के चूल्हे का चिकन खाकर। गैस पे बने हुए चिकन में वो स्वाद कहाँ। और मिट्टी के चूल्हे पे बने चिकन की वजह से अमर सिंह का काम काफी अच्छा चल निकला था। उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी और अमर सिंह अपनी माँ और बीवी कमला के साथ गांव में खुशी खुशी रहने लगा था। सुनहरा बांस और मुर्गी का घर। रघुवीर के घर में बहुत सारी मुर्गियां थीं। वो मुर्गियों को पालता पोसता और उनके अंडों को बाजार में बेचता। उसके घर के पास ही एक बड़ा सा बांस का खेत भी था। मुर्गियां दिन रात वहीं घुमा करती थी। उनमें से एक मुर्गी हमेशा से वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो हर बार भागने में असफल रही। कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते। ये रघुवीर आज नहीं तो कल मेरे अंडों के साथ साथ मुझे भी मारकर बेच देगा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, दुनिया घूमनी है, मैं क्या करूँ? मुर्गी नए नए उपाय ढूंढती रहती है। एक दिन बांस के खेत में काम करने वाली सीता ने मुर्गी को रोते हुए सुना और उससे कहा, अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? मुर्गी सीता से कहती है, तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, मैं मुर्गियों की भाषा समझती हूँ। तो क्या तुम भी सभी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेचती हो? सीता मुर्गी से कहती है, मैं तो अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी बहुत प्यारी हो, चलोगी मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम भी मुझे बंदी बना कर रखोगी। मुझे आज़ादी की सांस लेनी है, बाहर घूमना है, मगर रघुवीर के घर रहते रहते ये तो संभव हो नहीं सकता, इसीलिए रो रही हूँ। सीता उससे कहती है, अरे अरे, तो भाग निकलो, ये देख रही हो, एक पूरे बांस को मैंने सुनहरे रंग का रंग दिया है। शाम ढलते ही तुम इसके पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगी और वहाँ से तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। सच? हाँ हाँ। सीता मुर्गी से वादा करती है कि वो उसे बांस के पास से शाम को उठाकर ले जाएगी। मुर्गी के पास सीता पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। शाम ढलते ही वो चोरी चोरी सुनहरे बांस के पास आकर बैठ जाती है। अभी तक सीता आई नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर इंतजार करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे सीता के आने की आवाज सुनाई देती है। सीता उसे अपनी गोद में लेकर अपने घर पहुंच जाती है और उसे बाकी मुर्गियों से मिलवाती है और कहती है, अब बताओ मेरी मुर्गियाँ कैसी लगी? सब बहुत खुश है ना? अब तुम चाहो तो बाहर घूम सकती हो और चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा है। वादे के मुताबिक सीता उसे अपने घर तो ले आती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मुर्गी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे अलविदा कहकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है और बदकिस्मती से एक बड़े से टेम्पो के नीचे आकर मर जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी आजादी बहुत बुरी भी होती है। लोहे के अंगूर। छग्गू राम अमरपुर में रहता था और अंगूरों की खेती किया करता था। अमरपुर के अंगूर काफी मशहूर थे और जगह जगह के व्यापारी अमरपुर से अंगूर खरीदने आते थे। छग्गू राम अंगूरों की ऑर्गेनिक खेती किया करता था। उसका मानना था कि जो स्वाद ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए गए अंगूरों में आता है वो बाकी अंगूरों में कहाँ, और इसीलिए उसके अंगूर काफ़ी महंगे बिका करते थे। उसके दो बेटे अगरू और गबरू भी उसके साथ मिलकर खेती किया करते थे। लेकिन अब छग्गू राम बूढ़ा हो चला था, उससे अब खेती बाड़ी का काम नहीं संभाला जाता था।
तो उसने एक दिन अपने बेटों से कहा, अरे अगरू गबरू, बेटा मुझसे मेहनत नहीं होती है, अब खेती का काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा बेटा। हाँ पिताजी, हम संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, आप फिक्र ना करो। अल्लाह, लेकिन बेटा ध्यान रखना कि बिल्कुल रासायनिक खादों का इस्तेमाल मत करना। अबरू को तो अपने पिता की तरह ऑर्गेनिक खेती अच्छी लगती थी, लेकिन गबरू बहुत ही लालची किस्म का लड़का था। वो चाहता था कि रासायनिक खादें डालकर अधिक से अधिक खेती की उपज की जाए ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। छग्गू राम ने अपने दोनों बेटों को एक बराबर के खेत बांट दिए। आधे हिस्से में तो अबरू अपने पिता की तरह ही ऑर्गेनिक खेती करने लगा, लेकिन गबरू ने अपने हिस्से में रासायनिक खाद डालनी शुरू कर दी और उसने अधिक उपज की लालच में आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खाद डाल दी थी। और जब दोनों की फसल पककर तैयार हुई तो अबरू की फसल काफ़ी कम थी, उधर गबरू की फसल बहुत ही ज़्यादा हुई थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और जब व्यापारी उनके अंगूर खरीदने आए तो अबरू के अंगूर खाकर व्यापारी ने कहा, भाई वाह, मान गए बेटा, तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वही स्वाद वही रस, जल्दी से भाव बोलो और सारे अंगूर हमें बेच दो। तभी वहां आकर गबरू ने कहा, अरे सेठ जी, भाई मेरे भी तो अंगूर देख लो आप। हाँ हाँ, तुम्हारे भी अंगूर खरीदेंगे भाई। लेकिन जैसे ही व्यापारी ने गबरू की फसल में से अंगूरों का गुच्छा उठाया और स्वाद चखने के लिए मुंह में डाला तो उन्होंने एकदम थूकते हुए कहा, अरे 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 अरे, मेरे दांत टूट गए। ये अंगूर है या लोहे के अंगूर? एकदम सख्त और कड़वा स्वाद है इनका। अरे क्या डाला है तूने इसमें? और जब गबरू ने खुद भी अंगूर चख के देखे तो उसे भी अंगूर बिल्कुल कड़वे और लोहे जैसे सख्त लगे। ये सभी अधिक रासायनिक खाद डालने का कमाल था और अब किसी भी व्यापारी ने गबरू की फसल नहीं खरीदी और सभी अबरू की फसल खरीदकर चले गए। ये देखकर गबरू ने अपना माथा पीट लिया तो उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, अब बेटा, मैंने तो तुम दोनों को समझाया था कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत करना और लालच में भी मत पड़ना। अब देखो, उगा दिए ना तुमने लोहे के अंगूर, अब कौन खाएगा लोहे के अंगूर? अब गबरू की समझ में आ चुका था कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। अब उसने भी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी और अब दोनों भाई मेहनत करने लगे और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि वो सभी लोहे के अंगूरों का स्वाद जो चख चुके थे। एक समय की बात है, एक गांव में मनोज नाम का एक नारियल का व्यापारी रहता था। उसके खुद के अपने नारियल के खेत भी थे। वो अपने खेतों से नारियल तोड़ता और उन्हें गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेचा करता था। वो बहुत मेहनती था। वो अपने पेड़ों का बहुत ध्यान रखता था और अपने पेड़ों को अपने बच्चों की तरह मानता था। एक दिन उसके बेटे बंटू ने उससे पूछा, पापा पापा, आप इन नारियल के पेड़ों का इतना ध्यान क्यों रखते हैं? बेटा, ये नारियल के पेड़ ही हमारे सब कुछ हैं। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो ये भी हमारा ध्यान रखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, इन पेड़ों को कभी नुकसान मत पहुंचाना। समय आने पर ये तुम्हारी मदद भी करेंगे। अच्छा पापा। समय बीतता गया। मनोज का काम काफी अच्छा चल रहा था। मनोज का परिवार अच्छे से और खुशी से रह रहा था। उसका बेटा बंटू अब कॉलेज में पढ़ने लगा था। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आया। मनोज अपने खेतों में देखने के लिए गया कि पेड़ों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके सभी पेड़ सही थे, लेकिन एक कमजोर पेड़ अचानक से टूटकर उसकी पीठ पर आ गिरा, जिसके कारण मनोज उस पेड़ के नीचे दब गया। ये देखकर बाकी वहाँ खड़े हुए किसान उसकी मदद के लिए आए और उन्होंने पेड़ को हटाकर मनोज को हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ डॉक्टर ने मनोज की पत्नी और बंटू से कहा, देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। आप लोग पैसों का इंतजाम जल्दी कर लो, वरना इनकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मनोज की पत्नी और बंटू बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन बंटू डॉक्टर से कहता है, मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कहीं से भी 2 लाख रुपए ला कर दूंगा, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर बंटू दुखी मन से अपने नारियल के खेतों में जाता है और बड़े गुस्से और दुखी होकर उन नारियल के पेड़ों से कहता है, ए नारियल के पेड़ों,
मेरे पापा ने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा था, लेकिन तुमने उन्हें आज इस हालत में पहुंचा दिया कि उनकी मौत भी हो सकती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है। बेटा, तुम्हारे पिता ने कई सालों से हमारा ख्याल रखा है। एक पेड़ आंधी की वजह से कमज़ोर हो गया था, जिस कारण वह मनोज पर गिर गया। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या कहा? मेरी मदद? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? बंटू के ऐसा कहते ही वहाँ पे तरह तरह की आवाजें आने लगी। बंटू को देखकर हैरान हो गया कि वहाँ जितने भी पेड़ थे वो कई गुना बढ़ चुके थे और उनमें से नारियल गिरने लगे, कच्चे नारियल और पक्के नारियल, दोनों तरह के नारियल। तो उस पेड़ ने फिर से बंटू से कहा, तुम यह नारियल बाजार में बेचो और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दो। पेड़ों को कई गुना बड़ा देखकर और उनसे नारियल गिरता देखकर बंटू समझ जाता है कि नारियल के पेड़ उसकी मदद कैसे करना चाहते हैं। वो तुरंत जाकर अपनी गाड़ी लेकर आता है और वहाँ गिरे हुए सारे नारियल उनमें भरने लगता है और वो तुरंत शहर के बाजार जाकर सारे नारियल बेच देता है। और बंटू खेतों से तब तक नारियल ले जाकर बेचता रहता है जब तक कि उसके पास ऑपरेशन के पैसे पूरे नहीं हो जाते। वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को पैसे देता है और डॉक्टर उसके पिता का ऑपरेशन करके उन्हें ठीक कर देते हैं। और मनोज ठीक होने के बाद बंटू और अपनी पत्नी के साथ उन खेतों में आकर नारियल के पेड़ों का धन्यवाद करता है और पेड़ भी हिलकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं।